अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो चाइना को भी मईशत में टक्कर देता है। अगर इस कंट्री के कारखाने बंद हो जाएं, तो दुनिया की 60% इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाएंगी। ऐसा कंट्री जिसको सिर्फ 15 ममालिक ने कंट्री तस्लीम किया है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं ताइवान की। लबनान के पेजर धमाकों में ताइवान का क्या किरदार है? ताइवान इतना छोटा होने के बावजूद कैसे चाइना को टक्कर दे रहा है? और दुनिया की 60% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी क्यों इसकी मुख्ताज हैं? पढ़ने का कितना खर्चा आता है और बगैर वीज़ा कैसे जा सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं ताइवान के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। लेकिन ये चाइना से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि चाइना समझता है कि ये हमारा ही हिस्सा है। इस कंट्री की 80% आबादी शहरों में रहती है और 20% आबादी गाँव में आबाद है। ताइवान एक जदीद और तरक्की याफ्ता कंट्री है। यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी को काम करना पसंद है और हमेशा लगन से काम करते हैं। ये एक आइलैंड कंट्री है। इस कंट्री का कुल रकबा 35,808 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 139वें नंबर पर आता है। इस कंट्री की कुल आबादी 2 करोड़ 34 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 17वें नंबर पर आता है। इस कंट्री के पर स्क्वायर किलोमीटर में 649 लोग आबाद हैं। ताइवान का कैपिटल ताइपी है, जो कि बहुत खूबसूरत सिटी है। इस शहर में आकर आप कभी भी बोर नहीं होंगे। यहाँ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद लाइफस्टाइल टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। इस शहर की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। ये शहर शमाली ताइवान में वाक़या है। ये इस कंट्री का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती मरकज़ भी है। ताइपी में मौजूद ताइपी 101 ये शहर की सबसे बुलंद इमारत है। एक ज़माने में ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी थी। इस कंट्री के लोग बहुत मददगार और मिलनसाज होते हैं, यहाँ तक कि ये कभी भी किसी को इनकार नहीं करते। ताइवान दुनिया भर में अपनी बेहतरीन चाय की वजह से भी बहुत फेमस है, जिसकी तारीख 150 साल से भी ज़्यादा है। इस चाय का नाम ओलोंग है, जो इनकी सकाफत का हिस्सा है। ताइवान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत जदीद है, जिसमें मेट्रो, हाई स्पीड रेल और बस सर्विस शामिल है, जो सफ़र को आसान बना देती है। इस कंट्री में बोले जाने वाली ज़ुबान मैंड्रान चीनी है, जो 84% लोग बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा दीगर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। ताइवान की मईशत दुनिया की अमीर तरीन मईशतों में आती है। ताइवान की जीडीपी पर कैपिटा 40,000 अमेरिकी डॉलर है। मतलब यहाँ के लोग सालाना पाकिस्तानी 1 करोड़ 12 लाख रुपए कमाते हैं, और इसी वजह से ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में 30वें नंबर पर आता है। जबकि खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिहाज से ये दुनिया के 20वें नंबर पर आता है। ताइवान की जीडीपी 830 बिलियन डॉलर है, जो दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज भी ताइवान में मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया को चिप बना कर देती हैं। कुछ दिन पहले लबनान में पेजर्स ब्लास्ट हुए। इसका ताइवान से क्या ताल्लुक है? चले कुछ हकायक आपके सामने रखते हैं। 17 सितंबर 2024 दोपहर के तकरीबन 3 बजे लबनान में खौफ के बादल छा गए, जब एक साथ पेजर डिवाइसेस ब्लास्ट हो गईं। ये डिवाइसेस हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनका कहना था कि पेजर में एक मैसेज रिसीव हुआ और उसके साथ ही तमाम डिवाइसेस ब्लास्ट हो गईं। 12 लोग इस हादसे में मारे गए। 3000 से भी ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। अगले ही दिन हिजबुल्लाह के रेडियो सेट भी धमाके से फट पड़े। 3000 से ज्यादा डिवाइसेस एक साथ ब्लास्ट हुई। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तमाम डिवाइसेस ज़्यादातर इसराइल लबनान बॉर्डर के पास ब्लास्ट हुई। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इतने सारे पेजर्स में ऐसा क्या था जो ब्लास्ट हो गए, और किसने लगाया? ब्लास्ट हुए पेजर्स के पीछे देखा गया कि गोल्ड अपोलो कंपनी का नाम लिखा था, जो कि ताइवान की बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन ताइवान की इस कंपनी का कहना है कि इन्होंने ये डिवाइसेस मैन्युफैक्चर ही नहीं की, बल्कि इन्होंने BAC कंसल्टेंट कंपनी को अपना नाम इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। अगर इन डिवाइसेस में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इसमें ब्लास्ट सिस्टम लगाया गया, तो इसका मतलब कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी।
जबकि हिजबुल्लाह का कहना है इन्होंने 5000 पेजर्स गोल्ड अपोलो कंपनी से 2024 के जनवरी में ऑर्डर किए, जो कि ताइवान की कंपनी है। जबकि गोल्ड अपोलो के ओनर का कहना है जो पेजर्स ब्लास्ट हुए इनकी मैन्युफैक्चरिंग हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट की कंपनी में हुई। गोल्ड अपोलो के ओनर का ये भी कहना है कि ये बुडापेस्ट की कंपनी 3 साल से हमारी पार्टनर है। हंगरी की ये कंपनी पेमेंट्स हमेशा मिडिल ईस्ट से बेचती है, जो कि एक हैरानकुन बात है। BAC की वेबसाइट से पता चलता है कि ये मेडिकल डिवाइसेस और रिफाइनरी पर भी काम करते हैं। जाहिर है ये इतनी बड़ी कंपनी है तो काफी बड़े पैमाने पर फैली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसके ऑफिस का बुडापेस्ट में विजिट किया गया तो ये एक छोटा सा घर था और इर्द गिर्द के घरों से पूछा गया तो कोई इस कंपनी के बारे में नहीं जानता था। ऐसा लग रहा है ये कंपनी किसी खास काम के लिए बनी थी, दिखाया कुछ जाता है और पीछे कुछ और है। लेकिन जब BAC कंसल्टिंग के ओनर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो गोल्ड अपोलो से काम तो करते हैं, लेकिन सिर्फ कमीशन के तौर पर, वो खुद पेजेस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। दूसरी तरफ लबनान में अगले ही दिन वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट हुए, जो कि आइकॉन कंपनी के थे और ये कंपनी जापान की है। जबकि जापान की कंपनी का कहना है कि इस मॉडल के वॉकी टॉकी 2014 में ही बनाना बंद कर दिए थे। अब तक ये नहीं पता लग सका कि इसमें ताइवान शामिल है, जापान शामिल है या हंगरी शामिल है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चाइना ताइवान को अपना सूबा समझता है, लेकिन ताइवान खुद को अलग आज़ाद रियासत समझता है। ये बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद ये इतना ताकतवर है कि चाइना जैसी सुपर पावर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इसके पीछे इंडिया और अमेरिका का भी हाथ है और चाइना किसी भी तरह की जंग नहीं चाहता। यहाँ जाने के लिए आपको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पासपोर्ट पर जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या अमेरिका का 10 साल पुराना वीज़ा भी लगा हो तो आप ताइवान जा सकते हैं। इस कंट्री में टूरिस्ट को बहुत सी सहूलियात भी दी जाती हैं। यहाँ तक कि टूरिस्ट के ATM इस्तेमाल करने पर कोई चार्जेस नहीं काटे जाते। ताइवान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है, जो पाकिस्तानी 9 रुपये के बराबर है, जबकि इंडियन 3 रुपये के बराबर है। इस कंट्री की मईशत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और टूरिज्म पर चलती है। इसी वजह से दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए चिप बनवाती हैं। इस कंट्री के अगर बॉर्डर की बात की जाए तो ये एक जजीरा नुमा मुल्क है, जिसका ज़मीनी बॉर्डर किसी भी कंट्री के साथ नहीं लगता, लेकिन समुद्री फासले पर चाइना, फिलिपाइन और कोरिया वाक़या है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ताइवान इतना अमीर कैसे हुआ। इसकी एक वजह तो ये है कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को ताइवान की ज़रूरत है, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल इंडस्ट्री, किसी का भी ताइवान के बगैर गुजारा नहीं है। आज के दौर में ये एक छोटा सा कंट्री एशिया की 8वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं 2020 से 2021 तक पूरी दुनिया की GDP कोविड की वजह से नीचे जा रही थी, जबकि कोविड में भी ताइवान की GDP ग्रोथ कर रही थी, जो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन ये अमीर कैसे बना? जैसे कि एक ज़माने में चाइना इस इलाके को कीचड़ का नाम देता था, जिसे मड आइलैंड कहते हैं। 20वीं सदी तक यहाँ लोग ना होने के बराबर थे। उस वक्त जापान ने कब्जा कर लिया और एजुकेशन और स्कूल पर फोकस किया, लेकिन 1945 की वॉर के बाद चीन का कब्जा इस पर दोबारा आ गया। असल में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी आमने सामने आ गए और कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, जिसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी के लोग चीन को छोड़कर ताइवान शिफ्ट हो गए। उस वक्त नेशनलिस्ट पार्टी के हेड चियांग की शेख थे, जो 20 लाख लोगों के साथ ताइवान के आइलैंड पर आबाद हो गए और यही ताइवान के सबसे पहले प्रेसिडेंट भी बने। शुरू में ताइवान एग्रीकल्चर से गुजारा करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट 1970 में की गई। इसके बाद टैक्स रेट को कम कर दिया और लेबर भी सस्ती थी और मैन्युफैक्चरिंग का आगाज हो गया। 1980 तक ताइवान के लोग अमीर होना शुरू हो गए। 1990 के बाद ताइवान ने सारा फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स पर किया और टूरिज्म पर भी अहम इकदाम किए। साल 2015 में चाइना की एक मोस्ट एक्सपोर्टिंग कंपनी की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 10 कंपनीज थीं। इन 10 में से 7 कंपनी ताइवान की थीं, जो चाइना में काम कर रही हैं। लेकिन ताइवान ने एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप की जिसके बगैर पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स नामुकम्मल हैं। वो है सेमीकंडक्टर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 60% सेमीकंडक्टर ताइवान बनाता है
और इस इंडस्ट्री ने ताइवान को बाकी दुनिया से मुनफरिद रखा हुआ है। जबकि पाकिस्तान भी ताइवान को अलग कंट्री नहीं मानता, इसे चाइना का हिस्सा समझता है। यहाँ तक कि इंडिया भी ताइवान को अलग कंट्री नहीं मानता। दोस्तों, यहाँ के लोगों के घरों में एक प्राइवेट रूम जरूर होता है जहाँ ये खुद को दुनिया की टेंशन से दूर करने की कोशिश करते हैं। वीडियो गेम्स खेलते हैं, सिंगिंग करते हैं। इनका मानना है ऐसे आपको खुद से बात करने का मौका मिलता है। इसे कैरीओके कहा जाता है। ये कंट्री बहुत खूबसूरत है, इसलिए टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 70 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। टूरिस्ट सबसे पहले ताइवान के कैपिटल सिटी ताइपी में आते हैं और 101 बिल्डिंग का ज़रूर विजिट करते हैं। ये बिल्डिंग आपको पूरे शहर से हर जगह नजर आएगी। इस कंट्री में भी आपको सबसे ज़्यादा चाइनीज़ कल्चर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेशनल पैलेस म्यूजियम में भी आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। ये म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े चीनी आर्ट के ज़खायर में से एक है। बहुत से चीनी मुजस्मे भी यहाँ आपको लगे हुए नजर आएंगे। जोफन विलेज इस कंट्री का सबसे खूबसूरत विलेज है, जो इनकी सकाफत को भी जाहिर करता है। इस विलेज में एक से बढ़कर एक घर आपको नजर आएगा। रात का नज़ारा तो इसका देखने लायक होता है। यहाँ की गलियाँ और चाय खाने बड़ी कशिश रखते हैं। लोंगशन टेम्पल ताइवान का सबसे फेमस टेम्पल है। यहाँ ताइवान की मजहबी और सकाफती रवायात को महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा शैलन नाइट मार्केट का भी आप विजिट कर सकते हैं। इस कंट्री में पाकिस्तानी कम तादाद में मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 500 से 1000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जो स्टडी के घर से और काम के घर से मुकीम हैं। जबकि इंडियन की तादाद 5000 से 6000 है, जो ज़्यादातर आईटी की फील्ड्स में जॉब करते हैं। इस कंट्री में बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। गर्मियों में इसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस से 35 सेल्सियस रहता है, जबकि सर्दियों में इसका टेम्परेचर 15 सेल्सियस से 20 सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, इस कंट्री में आपको 4 नंबर का फ्लोर नहीं मिलेगा और ना ही 4 नंबर लिफ्ट में नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि 4 नंबर भूतों का नंबर है। इस कंट्री में एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से इस कंट्री का लिटरेसी रेट 99% है। पूरा कंट्री ही पढ़ा लिखा है और इसी वजह से तो आज ये कंट्री तरक्की में चीन को भी टक्कर दे रहा है। इस कंट्री में सबसे ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी जाती है और गवर्नमेंट भी एजुकेशन पर अपनी जीडीपी का 5% तक खर्च करती है, जो तकरीबन $20 मिलियन बनते हैं। जबकि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 1.7% तालीम पर लगाता है, जो $1.4 बिलियन बनते हैं। जबकि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और $1.4 बिलियन खर्च होता है, और ताइवान की आबादी 2 करोड़ 34 लाख के करीब है और $20 मिलियन तालीम पर खर्च होता है। यहीं से आपको जवाब मिल गया होगा हम क्यों दुनिया से पीछे हैं, जबकि इंडिया अपनी जीडीपी का 3% तालीम पर खर्च करता है। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान, नेशनल चाओतोंग यूनिवर्सिटी और नेशनल चिंग हो यूनिवर्सिटी शामिल हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $3000 से $5000 सालाना है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $5000 से $7000 सालाना है। इस कंट्री में पढ़ने का खर्चा दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत काफ़ी कम है और इस कंट्री में रहने का खर्चा $500 से $1500 सालाना है और खाने पीने का खर्चा $500 माहाना है। अच्छी बात यह है कि आप इस कंट्री में स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिसमें आप 40,000 ताइवान डॉलर तक सेमेस्टर की स्कॉलरशिप और 15,000 से 20,000 ताइवान डॉलर तक रहने की स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंट्री खूबसूरती के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से और बिजनेस के लिहाज से बेहतरीन है। आप एक बार इसके विजिट के बारे में ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।